Hello everyone and welcome back to JK Alerts. I'm back with another practice set on maths. 10 क्वेश्चंस और आपको खुद करने हैं पहले। ये क्वेश्चन रेशो प्रोपोर्शन में डाल सकते हो आप या मिक्सचर का बोल सकते हो, लेकिन मिक्सचर भी रेशो का ही पार्ट है क्योंकि इसमें रेशो से ही डील करना होता है, तो एग्ज़ाम में आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अ वेसल कंटेन्स अ 32 लीटर्स सोल्यूशन। एक बर्तन में 32 लीटर सोल्यूशन पड़ा है। वो सोल्यूशन किस किस का है? एसिड और वाटर का। इन विच द रेशो ऑफ एसिड एंड वाटर इज़ 5:3। और एसिड और वाटर का रेशो भी पता है, तो हम यहाँ से एसिड और वाटर पता कर सकते हैं कि 32 लीटर में वो एक्चुअली कितना कितना होगा। फिर मैंने क्या किया, फिर 12 लीटर सोल्यूशन जो है बाहर निकाल लिया। 12 लीटर सोल्यूशन बाहर निकाल लिया, 32 वो सारा था, उसमें से 12 बाहर निकाल लिया, पीछे कितना बचा? 20। तो हम यहाँ पे 20 लीटर से डील करेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि पहले 32 में पता करेंगे एसिड और वाटर कितना है, फिर 12 माइनस करेंगे, फिर आ जाके बात तो 20 में ही आ जाएगी ना। तो हम सीधा 20 लीटर में पता करेंगे कि एसिड और वाटर कितना है। फिर क्या किया, फिर मैंने 7.5 लीटर पानी डाला। एडिड मतलब जो भी 20 लीटर में एसिड और वाटर का क्वांटिटी आ जाएगी उसमें मैंने 7.5 लीटर पानी और डाला। फिर पूछा है एसिड और वाटर का रेशियो क्या होगा रिजल्टिंग सोल्यूशन में। तो पहले 20 लीटर पे क्यों आ चुका हूँ मैं, क्योंकि 32 लीटर सारा सोल्यूशन था और उसमें से मैंने 12 लीटर जो है निकाल लिया, तो पीछे तो 20 ही बचेगा। 32 में से अगर 12 निकाल दो तो 20 बचेगा। 20 में एसिड और वाटर पता करेंगे। एसिड और वाटर का रेशियो है 5:3। तो एसिड कितना होगा? एसिड होगा 5/8 × 20। ऐसे ही निकालते हैं कि टोटल कितना है, टोटल है 8। तो टोटल नीचे और ऊपर एसिड निकाल रहे हो तो एसिड वाला पोर्शन, वाटर निकाल रहे हो तो वाटर वाला पोर्शन। और वाटर कितना होगा 3/8 × 20। मल्टीप्लाई किससे करते हैं? जितना टोटल एक्चुअल वैल्यू होती है। तो 4×2 = 4×5 एसिड आ गया 25/2, वाटर आ जाएगा 4×2 = 4×5 15/2। ये एक्चुअल वैल्यू आ गई एसिड और वाटर की। दिस इज़ एसिड, दिस इज़ वाटर। फिर मैंने 7.5 लीटर पानी और डाला। 7.5 का मतलब होता है 15/2। 7×2 = 14 + 1 15/2। 15/2 वाटर डाला है, तो ये वाटर वाली साइड ऐड होगा। तो ये रेशो कितनी बन जाएगी? 25/2 जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं, तो 15 + 15 30/2। डिनोमिनेटर सीधे सीधे कैंसिल हो जाएंगे और 25 और 30 भी कटते हैं 5 के टेबल से। 5×5 = 5, 6 5:6 इज़ योर आंसर, विच इज़ द सेकेंड ऑप्शन। 32 लीटर का सोल्यूशन था और 12 लीटर हमने सोल्यूशन निकाल लिया, तो बची बात 20 लीटर पे। तो 20 लीटर में पता कर लिया कि एसिड और वाटर कितना होगा। तो एसिड होगा इतना और वाटर होगा इतना, 12.5 और 7.5। फिर मैंने 7.5 लीटर और डाला पानी, तो 7.5 + 7.5 15 लीटर हो जाता। तो 12.5 और 15 की रेशियो पता करनी थी, तो ऐसे भी कर लो 12.5:15। अगर ऐसे ही करना होता तो यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ है ही नहीं, तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करता मैं, यहाँ डेसिमल ख़त्म हो जाता और यहाँ 150 हो जाता। 25 के टेबल से काटता, 25 5 25 6। तो चाहे फ्रैक्शन में रखते चाहे डेसिमल में करते, आंसर 5:6 ही आएगा। बस ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं मिक्सचर से, या फिर एलिगेशन मेथड से होते हैं जिसमें 2 मिक्सचर्स को मिक्स किया जा रहा होता है और कुछ तीसरा बन रहा होता है, एलॉय वाला क्वेश्चन। बट अगर इस टाइप का आता तो आपको ऐसे ही करना है। ये पाइप्स एंड सिस्टम्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डूएबल है, हार्ड नहीं है, बट लैंग्वेज ठीक है क्वेश्चन की। पाइप्स A एंड B कैन फिल अ टैंक इन 16 आवर्स एंड 24 आवर्स। 2 पाइप्स हैं A और B जो दोनों फिल कर रही हैं, एक 16 घंटे में और दूसरी 24 घंटे में। एलसीएम ही लेना होता है, टाइम एंड वर्क की तरह ही तो होता है ये। 16 और 24 का एलसीएम आ जाएगा 48। ये होती है टैंक की कैपेसिटी, कि टैंक में टोटल कितना पानी आता है। तो ये याद रखना, दिस इज कैपेसिटी ऑफ टैंक। सिक्सटीन कितना था 48, 3 ज़ा 24 कितना था 2 ज़ा। इन दोनों की एफिशिएंसी पता चल गई। जो ए पाइप है वो 3 लीटर्स पर आवर पंप करती है और जो बी पाइप है
वो 2 लीटर्स पर आवर पंप करती है और टैंक की कैपेसिटी है 48 लीटर्स। फिर क्या हुआ, एक और पाइप है एंड पाइप सी जो कि एम्प्टी करने का काम करती है, वो लीकेज पाइप है। जो पाइप सी है वो फुल टैंक को खाली कर सकती है, भरा हुआ टैंक होगा तो उसको खाली कर सकती है, मतलब वो पूरा 48 लीटर पानी ड्रेन कर सकती है। कितने घंटे में? एक्स आवर्स में, नहीं पता। ऑल द पाइप्स वर ओपनड टुगेदर एट 10:30 AM। तीनों पाइप्स को 10:30 बजे खोल दिया गया। ध्यान रखना, 10:30 बजे तीनों पाइप्स को। लेकिन सी को बंद कर दिया 2:30 बजे। सी कौन सी पाइप है? लीकेज पाइप जो ड्रेन करती है पानी, उसको बंद कर दिया 2:30 बजे। लेकिन टैंक पूरा कब भरा? टैंक भरा 8:30 बजे। बट द टैंक वॉज फुल एट 8:30 PM। सुबह 10:30 बजे की पाइप्स खोली थी और रात को 8:30 बजे टैंक फुल हुआ। तो मतलब ए और बी पाइप ने 10 घंटे काम किया कि नहीं? 10:30 बजे से खोला हुआ उनको और 8:30 बजे उन्होंने टैंक फुल किया। इट मीन्स 10 घंटे काम हुआ। 10:30 से 8:30 कितना होता है? 10 घंटे। 10 घंटे किन पाइप्स ने काम किया? ए और बी ने, क्योंकि सी को तो 2:30 बजे ही बंद कर दिया था, तो सी थोड़ी 8:30 बजे तक काम कर रही है। तो ए और बी से काम करवाया मैंने 10 घंटे। वो 10 घंटे में कितना काम कर देंगे? इकट्ठे मिलके 1 घंटे में कितना करते हैं? 5। 3 ये 2 ये 1 घंटे में मिलके कर देंगे 5। तो 5 × 10 बराबर 50 लीटर्स पानी पंप कर देंगे ये। लेकिन टैंक की कैपेसिटी तो 48 लीटर्स है, तो इन्होंने तो 50 पंप करना पड़ा इनको। इट मीन्स कोई और पाइप भी थी जिसने 2 लीटर पानी ड्रेन किया। देखो, टैंक सिर्फ फुल हुआ है, टैंक ओवरफ्लो नहीं कर रहा है। टैंक जस्ट फुल हुआ और मैंने पाइप्स बंद कर दी। फुल होने का मतलब उसमें सिर्फ 48 लीटर्स ही पानी हुआ, लेकिन इन्होंने तो 50 डाला। 50 डालने की वजह ये है कि किसी ने 2 लीटर पानी ड्रेन भी किया। हमें पता किसने किया, क्योंकि इनके साथ एक और पाइप थी जो सुबह 10:30 बजे खोल दी गई थी, लेकिन उसको 2:30 बजे बंद किया था। तो उसने कितने घंटे काम किया? 11:30, 12:30, 1:30 और 2:30, 4 घंटे। तो पाइप सी ने भी 4 घंटे काम किया है। और उसने 4 घंटे में कितना काम किया? इट्स वेरी अंडरस्टूड, उसने 2 लीटर पानी ड्रेन किया। क्योंकि अगर इन्होंने 50 पंप किया है और टैंक में पानी ही 48 लीटर आता है सिर्फ, तो इट मीन्स 2 लीटर पानी तो किसी ने ड्रेन किया है, वो सी ने किया है, क्योंकि सी एम्प्टी तो करती है। तो उसने 4 घंटे लगा के 2 लीटर पानी ड्रेन किया। 2 लीटर कितने घंटे में? 4 घंटे में। यहाँ से सी की एफिशिएंसी पता चल जाएगी कि 1 लीटर करेगी वो 2 घंटे में, 1 लीटर पानी ड्रेन करेगी 2 घंटे में। लेकिन मेरे को तो पूरा 48 करवाना है, क्योंकि मेरे से एंड में क्या पूछा? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स क्या था? एक्स वो टाइम था जितने समय में ये पूरा टैंक खाली कर दे। पूरा टैंक खाली करने का मतलब पूरा 48 लीटर पानी ड्रेन कर दे। तो 1 लीटर अगर 2 घंटे में हो रहा है तो 48 कितने में होगा? इसको भी 48 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 48 से करो, तो 48 लीटर ड्रेन करने में 96 आवर्स लगेंगे। तो 96 घंटे इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू। स्टार्टिंग में ए और बी की टाइम बताया था कि ए 16 घंटे में, बी 24 घंटे में। मैंने एलसीएम ले लिया 16 और 24 का 48, जिससे ए और बी की एफिशिएंसी पता चल गई। ए और बी क्योंकि फिलिंग पाइप्स हैं तो उनकी एफिशिएंसी पॉजिटिव लेगी। अगर साथ में सी का भी टाइम पता होता स्टार्टिंग से, तो सी की एफिशिएंसी यहाँ पे जो भी आती है उसको नेगेटिव में लेता मैं, बट सी का टाइम पता ही नहीं था, तो क्या मतलब था यहाँ पे एक्स लेने का? तो नहीं लिया। 48 लीटर पता चल के टैंक की कैपेसिटी है। फिर अगली लाइन पढ़ी, उसने बोला ऑल द पाइप्स वर ओपनड टुगेदर एट 10:30 AM। सभी पाइप्स को सुबह 10:30 बजे खोल दिया गया और सी को बंद कर दिया गया 2:30 बजे। देखते हैं इसका क्या करना है। लेकिन टैंक फुल हुआ 8:30 बजे। सी को बंद किया था, ए और बी को तो नहीं किया था। इट मीन्स ए और बी 10:30 से लेकर 8:30 बजे तक वर्क कर रहे हैं। 10 घंटे काम किया ए और बी ने, मैंने करवा दिया 10 घंटे काम। 1 घंटे में उन्होंने 5 करना है, तो 10 घंटे में वो 50 लीटर पानी डाल देंगे टैंक में। बट टैंक में आता ही 48 है। वो 50 डालने की वजह ये है कि किसी ने 2 लीटर पानी निकाला भी है, वो इसने निकाला है, सी ने। और सी को हमने कितने घंटे काम करवाया? 4 घंटे। 10:30 बजे खोला था, 2:30 बजे बंद कर दिया। इट मीन्स उसने 4 घंटे में ही तो 2 लीटर पानी ड्रेन किया। 4 घंटे में 2 लीटर, दैट मीन्स 1 लीटर वो करेगी 2 घंटे में ड्रेन। मेरे को पूरा 48 पूछा था, तो पूरा 48 करेगी 96 घंटे में। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 96। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है और ये टाइप मैंने आपको पढ़ाई है, मतलब क्वेश्चंस में नहीं करवाई थी, लेकिन एक प्रैक्टिस सेट में मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया हुआ, तो आई होप आप कर पाओगे। राहुल सेल्स 2 हेलमेट्स एट द रेट ऑफ ₹1232 ईच।
तो दोनों का सेलिंग प्राइस 1232 और 1232 है इंडिविजुअली। ही गेन्स 12% ऑन वन एंड लूजेज 12% ऑन द अदर। एक पे 12% का फ़ायदा होता है, दूसरे पे 12% का नुकसान होता है। तो ऐसे केस में हमें पता है बंदे को लॉस ही होता है। मैंने बताया था आपको कि जब गेन परसेंट और लॉस परसेंट सेम हो और सेलिंग प्राइस भी सेम हो तो हमेशा क्या होता है, लॉस। और लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं ये भी बताया था कि जो भी इसकी वैल्यू है उसका स्क्वायर अपॉन 100, एक्स स्क्वायर अपॉन 100 बराबर 12 का स्क्वायर अपॉन 100 विच इज़ इक्वल टू 144 अपॉन 100 विच इज़ इक्वल टू 1.44%। इतने का लॉस होगा। लेकिन उसने लॉस पूछा है रुपीज़ में। अगर सिर्फ लॉस परसेंट पूछा होता मैं देख के बता देता कि 12 का स्क्वायर 144, नीचे 100 आएगा 1.44%। लेकिन जब रुपीज़ में पूछा तो थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। अब इतना तो पता चल गया कि बंदे को करवाना तो लॉस ही है। लॉस करवाने पे आपको कीमत कम वसूल होती है, मतलब 100 रुपया लगा के 100 से ज़्यादा पैसे नहीं मिल रहे होते, कम मिल रहे होते हैं। तो कितने कम मिल रहे हैं, 1.44 कम मिल रहे हैं। दैट मीन्स आपको 98.56% पैसा वापस आ रहा है सीपी का। ये समझ आया 98.56 कैसे लिखा। अगर मैंने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे तो मुझे 105 तो नहीं आ रहे, मुझे कम आ रहे हैं ना, क्योंकि लॉस हुआ है। उतना माइनस कर देना होता है जितने परसेंट का लॉस हुआ। तो 1.44 माइनस किया 100 में से, आई गॉट 98.56% ऑफ CP इज इक्वल टू SP। अब 98.56 कैन बी रिटन एज 9856 अपॉन 100। लेकिन एक परसेंटेज का 100 भी नीचे आएगा तो क्या नीचे 4 जीरो नहीं हो जाएंगे, 2 जीरो परसेंटेज के और 2 जीरो डेसिमल रिमूव करने के, इंटू CP इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितना है 1232 और 1232 2464। आप यहाँ गलती कर सकते हो कि आप यहाँ पे 1232 ही लिखो, ऐसा मत करना। 2 हेलमेट्स हैं और 1232 क्या कि ईच भी लिखा है। ऐसा नहीं है कि दोनों को 1232 में सेल किया, 1232 में एक और 1232 में ही दूसरी। दैट मीन्स ओवरऑल आपने सेल किया 2464 में। 4 के टेबल से काटते हैं इन दोनों को। 4 2 ज़ा 8, 18, 4 4 ज़ा 16, 25, 4 6 ज़ा 24, 16, 4 ज़ा 4, 25 ज़ा 100, 0 0। इधर भी 2464 आया, इधर भी 2464 आया, काट दो। तो CP कितना आ जाएगा, ये इसके नीचे है ना 2500, 2500 तो डिनोमिनेटर में है। जो चीज़ डिनोमिनेटर में होती है वो सामने चली जाती है मल्टीप्लाई होने। तो यहाँ 1 आया हुआ है, तो 1 इंटू 2500 इज 2500। तो दोनों हेलमेट्स का टोटल CP आ गया 2500। 2500 का सामान मैंने सेल कर दिया 2464 रुपये में। साफ दिख रहा है कितने का घाटा हुआ, सामने दिख रहा है 36 रुपीज़ का हुआ है कि नहीं। 2500 का सामान 2464 में बेच दिया, 36 रुपीज़ का ही तो लॉस हो रहा है, माइनस करके पता चल जाएगा। और 36 रुपीज़ इज़ योर आंसर। लॉस परसेंट पूछा हो तो यहाँ तक करना है, और अगर एंड में पूछ ले कि कितने रुपए का लॉस हुआ तो तब भी कोई परेशानी नहीं है, एक स्टेप और है बस। एवरेज का क्वेश्चन है, और आज से पहले शायद ही आपने लेंथी क्वेश्चन किया हो इतना एवरेज का। टफ तो नहीं है बट थोड़ा सा लेंथी होगा नॉर्मली अगर क्वेश्चन देखो आप किसी और से कंपेयर करके। द एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज़ 46। 12 नंबर्स का एवरेज पता है, सब निकाल लेंगे। सम का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स 12 है और एवरेज 46 है, तो 46 इंटू 12, 46 10 ज़ा 460, 460 प्लस 92 552। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 नंबर्स, टोटल 12 है, इसमें से पहले 4 का एवरेज, तो सम निकाल लेंगे। फोर्टी 43 का डबल 86, 86 का डबल 172, एंड दैट ऑफ द लास्ट 5 नंबर्स, तो इसका भी सम निकाल लेंगे। $49.4। अगर ये 50 होता तो 50 इंटू 5 कितना होता, 250। और अगर ये 49 होता तो 49 इंटू 5 कितना होता, 245।
0.4 से 2 का फ़र्क पड़ता है, तो 247। आपको कैलकुलेशन करना आनी चाहिए। अगर आप मल्टीप्लाई करने बैठ जाओगे तो फिर एग्ज़ाम निकालना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ी कैलकुलेशन आपको टेबल्स अच्छे से आनी चाहिए, और थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आपके दिमाग में कोई तरीका होना चाहिए करने का। जैसे मेरे पास खुद के तरीके हैं, आपके पास भी कुछ ना कुछ तो होंगे। कोई बच्चा उंगलियों पे गिनता है, किसी ने कुछ और मेथड रखा होता है, हर एक के पास कैलकुलेशन की कोई ना कोई टेक्निक ज़रूर होती है। टोटल नंबर से 12, जबकि यहाँ कितने कवर हुए, सिर्फ 9। यहाँ आगे पहले 4 और यहाँ आगे आखिरी 5। पहले 4 में कौन से नंबर आ जाएंगे, 1 2 3 4, और आखिरी 5 में कौन से नंबर आ जाएंगे, 12 है ना टोटल, तो 12 11 10 9 और 8। तो आपने देखा 3 नंबर अभी भी गायब है। कौन कौन सा, 5th 6th और 7th। अभी 3 नंबर्स नहीं आए इसमें। सम ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स, तो मतलब इसकी बात कर रहा था वो। सम ऑफ लास्ट 5, तो मतलब वो इसकी बात कर रहा था। और टोटल 12 में तो सारे के सारे आ गए, लेकिन अभी 3 नंबर्स यहाँ नहीं आए ना इन दोनों में। फिर 3 नंबर्स के बारे में क्या जानकारी दी है, द 5th एंड द 6th नंबर्स। द 5th एंड द 6th नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 4 and 6 मोर दैन द 7th नंबर। जो 5वां और 6ठा नंबर है वो 7th नंबर से 4 और 6 बड़े हैं। मतलब जो 5th नंबर है और जो 6th नंबर है वो 7th नंबर से बड़े हैं। तो ये दोनों किस पे डिपेंड कर रहे हैं, 7th नंबर पे। तो 7th नंबर को x मान लो। जो 5th नंबर है वो 4 ज़्यादा है तो वो x + 4 होगा, और जो 6th नंबर है वो 6 ज़्यादा है तो वो x + 6 होगा। ये टोटल 12 का सम था। अगर मैं इसको और इन सभी को ऐड करूं, इसमें पहले 4 नंबर आ जाएंगे, इसमें आखिरी 5 नंबर आ जाएंगे, और अगर इन तीनों को भी साथ में ऐड करूं, मतलब ये सारे के सारे इकट्ठे ऐड करूं, तो क्या ये 12 के सम के बराबर होंगे कि नहीं। तो करते हैं वही, 172 + 247 प्लस ये सारों का सम कितना होगा, x + x + x 3x, 6 + 4 10, 3x + 10 सीधा लिख रहा हूँ। तो क्या ये 552 के बराबर होगा, ऑब्वियसली होगा। 4 नंबर, 5 नंबर 9 और ये 3 12, तो 12 का सम तो ऑलरेडी था 552। अब दोनों तरफ काटना शुरू करते हैं। 247 यहाँ से के, 247 यहाँ से के, बचेंगे 305। 172 यहाँ से गए और 172 यहाँ से गए, 28 और 5 33, 133, 133। 10 यहाँ से गए, 10 यहाँ से गए, 123। दैट मीन्स 3x की वैल्यू 123। अब आपको 3 का टेबल तो आता है, 3 4 = 12, 3 1 = 3, तो कट जाएगा। 41 टाइम्स x की वैल्यू आ गई 41। x की वैल्यू मिलते ही मेरे को ये 3 नंबर नहीं मिल जाएंगे। 7th नंबर आ जाएगा 41, 5th नंबर आ जाएगा 41 + 4 45, और 6th नंबर आ जाएगा 41 + 6 47। फिर क्या पूछा है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 5th एंड द 7th नंबर। 5th और 7th नंबर का एवरेज बताओ। 5th और 7th नंबर का एवरेज बताओ। एवरेज क्या होता है, दोनों को प्लस करो, डिवाइडेड बाय 2 करो। तो दोनों को प्लस करोगे यू विल गेट 86, और 86 को 2 से डिवाइड करोगे 43। दूसरा तरीका बताता हूँ कि दोनों का फ़र्क कितना है, 4 का। तो इधर से 2 कदम पीछे चलो, इधर से 2 कदम आगे चलो, बिकॉज 4 का आधा क्या होता है 2। तो इन दोनों का मिड पॉइंट क्या आ जाएगा 43। मिड पॉइंट ही एवरेज होता है। जैसे मेरे से कोई पूछे कि 10 और 15 का एवरेज क्या होगा, मैं बोलूँगा 12.5, क्योंकि इनका मिड पॉइंट क्या होता है 12.5। 2 चीज़ों का एवरेज मिड पॉइंट होता है, 3 चीज़ों का एवरेज बीच वाला नंबर होता है अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो। बट 2 चीज़ों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मिड पॉइंट निकालना होता है सीधा सीधा। तो इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, जो इन दोनों से बराबर दूरी पे होगा। तो 43 सीधा सीधा आंसर बोल सकते हो आप। अदरवाइज़ वो तरीका तो है ही कि दोनों को ऐड कर लो और 2 से डिवाइड कर लो। मैंने पहले कहा था क्वेश्चन लेंथी है बट डिफ़िकल्ट नहीं है। डिफ़िकल्ट क्यों नहीं है कि सब चीज़ें तो बताई हैं क्वेश्चन में, और आपको बस वो चीज़ें फ्रेम करना आनी चाहिए। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ा कैलकुलेशन पे वर्क करने की ज़रूरत है और ऐसे क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो मैं सेम टू सेम क्वेश्चन एक होमवर्क में दे दूँगा आज। ये भी क्वेश्चन अच्छा है।
मतलब आज मैंने कोई भी क्वेश्चन आसान नहीं लिया बिल्कुल भी कि आप देख के ही कर लोगे। अ सम ऑफ रुपीज़ 15,525 is divided among Sunil, Anil and Jamil such that if rupees 22, rupees 35 and rupees 48 be diminished का मतलब होता है कम करना from their shares respectively, their remaining sums shall be in the ratio 7:10:13। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं तीनों के शेयर में से इतने इतने पैसे कम करूं तो उनके जो बचे हुए पैसे होंगे उसकी क्या रेशो होगी 7:10:13। तो 7 और 10, 17 और 13 30, ये उनका कंबाइंड सम होगा कि नहीं। और 30 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है, ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये रेशो कब है, जब इतने इतने पैसे कम गए हैं तो हमें इतने में से ये सभी कम करने पड़ेंगे। तो 15,525 में से ये माइनस करो, 35 और 22, 57 और 48, 105 रुपये कम करो, यू विल गेट 15,420। ये ध्यान रखना बस इसमें, इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यही एक चीज़ थी जहाँ गलती लग सकती है। 3 5 15, 3 14 एक की वैल्यू 514। अब सभी की पता करनी पड़ेगी। तो सुनील की कितनी है 7, तो 7 की वैल्यू आ जाएगी 514 × 7, 5 × 7 35, 14 × 7 98। दूसरे वाले की तो 10 की वैल्यू, 10 की तो इजीली निकल जाती है। एक की पता हो 10 की कैसे निकालते हैं, ज़ीरो लगा के, तो 5140। तीसरे की 13 की वैल्यू है, तो 10 की पता है ये, और 3 की हो जाएगी आपकी 1542, तो 5140 + 1542 6682। तीनों के पास पता चल गया कि अब कितने पैसे हैं। लेकिन क्या ये इनके ओरिजिनल शेयर हैं? नहीं, ओरिजिनल शेयर तब बनेंगे जब मैं इनको इतने इतने पैसे लौटा दूंगा। ये तो इतने में से वैल्यू है ना, इतने में से थोड़ी है। अभी तो 105 रुपये कम है, तो सभी को जितने जितने पैसे थे उतने वापस दे दो। इससे कितने ले लिए थे 22, इसको 22 पकड़ा दो। इससे कितने लिए थे 35, दे दो इसको 35 वापस। और इससे कितने लिए थे 48, इसको भी 48 दे दो। एंड में क्या पूछ रहा है, व्हाट वुड हैव बीन द रेशियो ऑफ द सम्स इफ़ ₹16, ₹77 एंड ₹37 वर एडेड टू देयर ओरिजिनल शेयर्स। अब फिर से ऐड करना है, ओरिजिनल शेयर्स में इतने इतने पैसे ऐड करो और फिर रेशो बताओ। तो ये ओरिजिनल शेयर बन चुके हैं ना, ये इस टाइम तक ओरिजिनल शेयर नहीं थे। जब मैंने इनको वो वाला पैसा लौटा दिया तो अब ये ओरिजिनल शेयर में है। अभी इनमें इतने इतने पैसे और ऐड करो। पहले वाले को कह रहे हैं 16 रुपये दे दो, दूसरे वाले को 77 दे दो, और तीसरे वाले को 37 दे दो, और इन तीनों की रेशो बताओ। तो ये कितना हो जाएगा, 22 और 16 38, 98 में 38 ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 3636। तो सुनील का शेयर हो जाएगा 3636। 77 और 35 112, 140 में 112 ऐड करोगे तो 252, दैट मीन्स 5252। 48 + 37 85, और 82 + 85 67, 6767। ये रेशो बनी। लेकिन ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं। हाँ, एक ऑप्शन मिलता जुलता नज़र आ रहा है, सी वाला, ध्यान से देखो 36 52 67। लेकिन किस टेबल से काटूँ कि ये रेशो बने, तो 101 के टेबल से। देखो 36 को 101 से मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर क्या आ जाएगा 606, और नीचे क्या आ जाएगा 303। खुद देख लो क्या आंसर आएगा, आएगा 3636 की नहीं। तो ये सारे के सारे 101 के टेबल से कटेंगे। 101 36 ज़ा, 101 52 ज़ा, 101 67 ज़ा, 36 52 67। अगेन कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, और थोड़ा स्टार्टिंग में ध्यान भी रखना था, क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़े ध्यान से पढ़नी थी कि इतना पैसा तो ठीक है आप डिवाइड कर रहे हो, लेकिन उनके शेयर में से इतने इतने रुपीज़ माइनस करने थे। डिमिनिश्ड का मतलब होता है कम करो, फिर जाके ये रेशो बननी थी।
तो हमने ठीक है 30 तो लिख लिया। 30 कहाँ से लिखा कि ये तीनों का मिला के पैसा ही तो है। तो 13 और 7 20 और 10 30। अब 30 की वैल्यू अगर 15,525 रखोगे तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि हमने इतने इतने पैसे कम किए थे। तो मैंने 105 रुपया कम किया। 105 कैसे आया कि तीनों को ऐड करके कम कर लो एक ही बार, बजाय एक एक कम करने के। तो 48 और 22 70 और 35 105 रुपये कम किए, आ गया 15,420। 15,420 30 की वैल्यू है, तो एक की वैल्यू आ गई 514। तो मैंने 7 की भी पता की, 10 की पता की, 13 की पता की। एक की आई 3598, दूसरे की 5140, तीसरे की 6682। लेकिन ये तो तब की वैल्यू है जब इनसे इतने इतने पैसे ले लिए गए हैं, ये ओरिजिनल शेयर नहीं है। तो ओरिजिनल शेयर बनाने के लिए इनको मैंने पैसे पहले वापस दिए जितने इनसे लिए थे। इसको 22 दे दिए, इसको 35 दे दिए, इसको 48 दे दिए। फिर क्वेश्चन पढ़ा कि क्वेश्चन की क्या डिमांड है। तो उसने बोला था कि भाई ओरिजिनल शेयर्स में इनके इतने इतने पैसे ऐड करो, ऐड करने को ही बोला था। तो फिर रेशो बताओ कितनी होगी। तो मैंने कर दिए ऐड, जितने जितने बोले थे 16, 77 और 37। तो फाइनली मुझे आंसर मिला 3636, 5252 और 6767। दिख रहा था कि ये तीनों कटेंगे किसी टेबल से। फिर इनसे मिलता जुलता एक ऑप्शन भी नज़र आ गया। अब 101 के टेबल से कटना था इन्होंने, क्योंकि 3600 का क्या होता है, 3600 का होता है 3600। लेकिन मेरे को तो 36 चाहिए, मतलब एक मल्टीपल और। तो 100 से ना मल्टीप्लाई करते हुए 101 से करोगे तो यू विल गेट 3636। सिमिलरली 52 को भी ऐसे ही करोगे और 67 को भी ऐसे ही करोगे। तो तीनों किस टेबल से कटे, 101 के टेबल से। तो थर्ड ऑप्शन इज़ योर करेक्ट आंसर। परसेंटेज का क्वेश्चन है और बहुत ईजी है, मज़े से कर लोगे आप। अ रिडक्शन ऑफ 25% इन द प्राइस ऑफ एप्पल्स would enable a person या purchaser to get 2 kg apples more for rupees 240. Find the original price per kg of apples. क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, कि एप्पल्स के प्राइस में 25% की रिडक्शन हुई है। ये फॉर्मूला तो याद आ जाना चाहिए आपको। एप्पल्स के प्राइस में क्या हुई है, 25% की रिडक्शन। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 रिडक्शन हुई है, मीन्स 4 से 3। अब देखना है क्या ये एक्सपेंडिचर कांस्टेंट वाला क्वेश्चन है। तो बिल्कुल है, क्योंकि मैं खर्च तो 240 रुपये ही कर रहा हूँ। मैं पहले केस में भी बाज़ार 240 लेके गया था, अभी भी 240 लेके गया हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना पड़ा कि अब की बार मुझे 2 किलो सेब ज़्यादा मिले। पहले 2 किलो कम मिलते थे। मान लो पहले मिलते थे 12 किलो, अब मिल रहे हैं 14 किलो। पैसे तो मैं बाज़ार 240 ही लेके जा रहा हूँ। तो ये एक्सपेंडिचर कांस्टेंट वाला क्वेश्चन है। और एक्सपेंडिचर कांस्टेंट वाले में क्या होता है, प्राइस और क्वांटिटी में इन्वर्स रिलेशन होता है। ये 4 से 3 होगा तो क्वांटिटी को 3 से 4 होना ही है। क्वांटिटी 3 से 4 होने का मतलब मैं एक ज़्यादा ला पा रहा हूँ। नीचे वाले केस में यहाँ मेरे को 3 सेब मिलते थे, यहाँ मेरे को 4 सेब मिल रहे हैं, यहाँ एक सेब ज़्यादा मिल रहा है। जबकि क्वेश्चन में 2 किलो ज़्यादा मिल रहे हैं। तो क्या इस एक की वैल्यू 2 किलो नहीं होगी? एक की वैल्यू 2 किलो का मतलब कि 3 की वैल्यू 6 kg हो जाएगी और 4 की वैल्यू 8 kg हो जाएगी। कि पहले बाज़ार जाता था तो मुझे वो 6 kg एप्पल्स देते थे, अब देते हैं 8 kg, क्योंकि अब एप्पल्स सस्ते हो चुके हैं। 25% की रिडक्शन हो चुकी है उनकी कीमत में। मेरे से पूछा फाइंड द ओरिजिनल प्राइस पर kg ऑफ एप्पल्स। ओरिजिनल प्राइस होता है ये वाला, जो रिडक्शन से पहले वाला होता है। ये है रिडक्शन के बाद वाला। तो ओरिजिनल प्राइस तब पता कर सकता हूँ जब मेरे को पता हो कि मेरे को इस प्राइस में कितने एप्पल्स मिल रहे थे। तो मुझे मिल रहे थे 6 kg। मुझे 6 kg एप्पल्स मिल रहे थे 240 रुपये में। खर्च तो मैं 240 ही रहा हूँ ना। तो 240 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे, 6 1 ज़ा 6 40 ज़ा, तो तब एप्पल्स का क्या प्राइस था, ₹40 पर kg। तभी तो मुझे 6 किलो मिलते थे 240 में। तो उस टाइम पे एप्पल्स का प्राइस क्या था, ₹40 पर kg। ओरिजिनल पूछा था तो 40। अगर न्यू वाला पूछें या घटा हुआ प्राइस पूछें कि अब की बार जो है क्या कीमत है, तो अब की बार मुझे कितने kg मिल रहे हैं, 8 kg। तो 240 डिवाइडेड बाई 8, 8 1 ज़ा 8 30 ज़ा, तो अब की बार सेब 30 रुपये किलो मिल रहे हैं। तो 30 भी ऑप्शन में था, तो ध्यान रखना ओरिजिनल पूछें तो पहले वाला, नया वाला पूछें तो बाद वाला। कीमत पूछी है तो कीमत तो तभी निकलेगी जब आप टोटल, जैसे मान लो आप बाज़ार लेके गए 100 रुपये और आप ले आए 5 किलो सेब,
100 रुपया लेके गए थे और 5 किलो सेब लिया, तो सेब कितने रुपये किलो पड़े? 20 रुपये किलो पड़ेगी नहीं? वही पूछा था कि कितने रुपये किलो। तो 240 रुपये आप बाज़ार लेके गए थे और आपको मिले 6 किलो सेब, तो 40 रुपये किलो हुए कि नहीं? और नीचे वाले केस में फिर आप 240 लेके गए थे और आपको मिला 8 किलो सेब, तो 30 रुपये किलो हुए कि नहीं? लेकिन आपसे पूछा था ओरिजिनल। ओरिजिनल होता है कि जब रिडक्शन नहीं हुई थी, तो जब रिडक्शन नहीं हुई थी तब तो 6 किलो मिल रहे थे ना, रिडक्शन के बाद आपको 2 किलो ज़्यादा मिलना शुरू हुए। तो आई होप ये क्वेश्चन आप कर पाए होंगे। करवाया हुआ है, सेम टू सेम क्वेश्चन करवाया है, बस एप्पल्स की जगह मे बी एग्स हो या ऑरेंजेस हो या बनानाज हो, बट ये टाइप मैंने करवाई है आपको। अब ये क्वेश्चन देखो, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें मेंसुरेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, बट आप इसको मेंसुरेशन चैप्टर का क्वेश्चन नहीं बोल सकते हो। डायमीटर ऑफ ए व्हील इज़ 21 सेंटीमीटर। एक व्हील का डायमीटर दिया है, तो हमें पता है डायमीटर का यूज़ नहीं होता है, यूज़ तो रेडियस का होता है। तो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर का हाफ बराबर 21/2 सेंटीमीटर। फिर कार की स्पीड दी है कि कार चल रही है 66 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, और वो 36 सेकंड्स में अपनी जर्नी पूरी कर लेती है। 36 सेकंड्स में पूरी जर्नी कवर कर लेती है। तो पूछ रहे हैं व्हील जो है इस जर्नी के दौरान कितनी बार घूमेगा, मतलब कितने रेवोल्यूशंस लेगा। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि एक रेवोल्यूशन में व्हील कितना डिस्टेंस कवर करता है, जितना व्हील का सर्कमफ्रेंस होता है। सर्कमफ्रेंस क्या होती है? आउटर बाउंड्री। एक व्हील एक बार जब घूमेगा तो वो इतना ही डिस्टेंस तय करता है जितनी उसकी आउटर बाउंड्री होती है। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2πr, क्योंकि सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2πr होता है, विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस, और रेडियस कितना है? 21/2। 2 से 2 कट जाएगा और 7 से 21 कट जाएगा, तो 22 3 ज़ा 66 सेंटीमीटर। 66 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करेगा व्हील एक रेवोल्यूशन में। तो इसको मिटा देता हूँ थोड़ा मैं, बस ये ध्यान रखना कि 66 सेंटीमीटर आया था। एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस आ गया? 66 सेंटीमीटर। अब उसने कार ने जर्नी कितने समय में तय की है? 36 सेकंड में। तो कार को 36 सेकंड चलाते हैं, डिस्टेंस पता चलेगा कि कवर कितना करना है टोटल। स्पीड से पता चल जाएगा, हमें आइडिया मिल जाएगा। 66 किलोमीटर 1 घंटे में, 66 किलोमीटर 1 घंटे में, 1 घंटे में मतलब 60 मिनट्स में। लेकिन बात तो सेकंड्स की हो रही है, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो 60 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 60 इंटू 60। ये समझ आई क्या किया मैंने? यहाँ पे एक्चुअल में क्या लिखना था? 1 घंटा, लेकिन 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। लेकिन मुझे मिनट में भी नहीं, मुझे चीज़ सेकंड में चाहिए, तो मैंने एक और बार 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे भी आपको पता होना चाहिए 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं, तो ये 3600 ही बनेंगे। 6 6 ज़ा 36 और आगे 2 0, तो 66 किलोमीटर तय होगा इतने सेकंड्स में। बट मुझे चलाना है सिर्फ 36 सेकंड्स, तो मैं इसको 3600 लिख दूँ, अगले स्टेप में लिख देता हूँ। खैर, लेकिन ये डिस्टेंस तो सेंटीमीटर में है जो हमारा सर्कमफ्रेंस आया था, और ये किलोमीटर में है। तो किलोमीटर को चेंज करो सेंटीमीटर में। पहले किलोमीटर को बताओ मीटर में। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। तो ये 66,000 मीटर बन जाएगा। अब बताओ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो 2 0 और लगाओ तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने डायरेक्टली सेंटीमीटर में नहीं चेंज किया, पहले मीटर में किया, तो 1000 से मल्टीप्लाई किया, फिर मीटर को सेंटीमीटर में किया तो 100 से मल्टीप्लाई किया, तो पहले 3 0 आए, फिर 2 0 और आ गए। तो इतना डिस्टेंस तय करेगा वो 3600 सेकंड में। लेकिन मुझे 3600 सेकंड नहीं चलाना, मुझे सिर्फ 36 सेकंड चलाना है, तो 2 2 0 काट दो। तो 66,000 सेंटीमीटर कार चलेगी 36 सेकंड्स में। तो मुझे डिस्टेंस भी पता चल गया कि कितना चलवाना है, क्योंकि टाइम तो मुझे 36 सेकंड कराना था। मेरे पास था कितना? 1 आवर। 1 घंटे में 66 किलोमीटर था, तो मुझे 1 घंटा नहीं, मुझे सिर्फ 36 सेकंड चलाना था, क्योंकि वो 36 सेकंड में तो डेस्टिनेशन पे पहुंच रही है कार। तो 1 घंटे से स्टार्ट हुआ और 36 सेकंड पे पहुंच गया, और पता चला
कि 66,000 सेंटीमीटर चलेगी कार। अब 66,000 सेंटीमीटर में कितने रेवोल्यूशन होंगे व्हील के? तो व्हील का एक रेवोल्यूशन हो जाता है 66 सेंटीमीटर में, 66 सेंटीमीटर में उसका एक रेवोल्यूशन हो जाता है। तो 66,000 में कितने हो जाएंगे? तो यहाँ भी 3 0 लगा दो, यहाँ भी 3 0 लगा दो, तो 1000 रेवोल्यूशन लगेंगे व्हील के, तो उतना डिस्टेंस तय हो जाएगा। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना होता है। एक चीज़ पता होनी चाहिए आपको कि एक रेवोल्यूशन में व्हील कितना डिस्टेंस कवर करता है, जितना उसका सर्कमफ्रेंस होता है, और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। तो मैंने पता कर लिया कि एक रेवोल्यूशन में वो 66 सेंटीमीटर तय करेगा। फिर देखो कि कार को चलना कितना है, तो वो पता चलता है कि कितने समय के लिए चलाना है कार को चलाना है 36 सेकंड के लिए, और स्पीड मुझे पता है, लेकिन स्पीड दी है किलोमीटर पर आवर में, मुझे चीज़ें चाहिए सेंटीमीटर पर सेकंड में। तो मैंने फॉर्मूला नहीं लगाया कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, मैंने नॉर्मली किया उसको कि 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट, और 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 × 60, 60 × 60 को लिख लिया 3600 सेकंड, और किलोमीटर को चेंज कर लिया सेंटीमीटर में। कोई बड़ी बात नहीं थी दोनों को चेंज करना। 2 0 से 2 0 क्यों काटा? क्योंकि मुझे 3600 सेकंड नहीं चाहिए थे, मुझे सिर्फ 36 सेकंड चाहिए थे। तो पता चला 36 सेकंड में इतना कार चलेगी। अब इतने में कितने रेवोल्यूशन हो जाएंगे? साफ दिख रहा है कि 66 सेंटीमीटर तय करते हुए एक रेवोल्यूशन हुआ था। तो मुझे तो 66,000 चलाना है, तो 3 0 यहाँ, 3 0 यहाँ, 1000 रेवोल्यूशन लगेंगे और डिस्टेंस तय हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में आया था, जो लास्ट टाइम हुआ था JNK पुलिस का। बिल्कुल सेम तो नहीं था, डाटा चेंज किया है, बट एग्जैक्टली यही टाइप थी। 2 सिटीज़ के बीच का डिस्टेंस पता है, 2 सिटीज़ हैं X और Y, उनके बीच का डिस्टेंस पता है 270 किलोमीटर। पहली ट्रेन X से निकलेगी 7 बजे, पहली ट्रेन 7 बजे निकलेगी इस पॉइंट से, और वो Y की तरफ जाएगी कितने की स्पीड से? 40 की स्पीड से। दूसरी ट्रेन Y से निकलेगी 8:30 बजे, और X की तरफ जाएगी 30 की स्पीड से। तो पूछ रहे हैं वो कितने बजे मिलेंगी। अब इसमें प्रॉब्लमेटिक चीज़ क्या है कि एक ट्रेन तो 7 बजे चल रही है, लेकिन दूसरी चल रही है 8:30। तो इस क्वेश्चन को कर पाना पॉसिबल नहीं है जब तक कि दोनों सेम टाइम पे ना निकलें। ये 8:30 निकल रही है, तो इसको भी 8:30 बजे निकलना चाहिए। तो हम क्या करें फिर? एक ही ऑप्शन बचता है कि इसको 1.5 घंटा चलाओ, इसको 1.5 घंटा चलाओ, तो ये यहाँ कहीं पहुँच जाएगी। 1.5 घंटा चलेगी ना, तो 1.5 घंटे में देखते हैं कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो। उसकी स्पीड कितनी है? 40 चलती है वो 1 घंटे में, 40 किलोमीटर 1 घंटे में। मैं कह रहा हूँ 1.5 घंटा चलाओ, क्योंकि 8:30 बजे तो बजाने हैं घड़ी पे। तो क्या 1.5 घंटे में ये 60 किलोमीटर नहीं चलेगी? इजीली पता चल रहा है कि 2 घंटे में 80 होगा और 1.5 घंटे में 60 होगा। तो ये डिस्टेंस पता चल गया 60 किलोमीटर। और अब जो ट्रेन है वो यहाँ पहुँच चुकी है, स्टार्ट यहाँ से किया था, अब ट्रेन यहाँ पहुँच चुकी है और घड़ी पे 8:30 बज चुके हैं। तो अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी रह चुकी है? पहले कितनी थी? 270। इनिशियली 270 थी, लेकिन अब ये 60 किलोमीटर चल चुकी है, तो अब इनके बीच का डिस्टेंस 210 किलोमीटर रह चुका है। 8:30 की बात कर रहा हूँ, 7 बजे वाला फैक्टर ख़त्म कर दिया हमने। दोनों ट्रेन्स अब 8:30 बजे निकलेंगी और इनके बीच की दूरी रह चुकी है 210 किलोमीटर, क्योंकि 60 किलोमीटर ट्रेन आगे चल गई, किस वजह से? उसको 7 से लेकर 8:30 बजे तक चलाया। अब वो एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। जब भी दो चीज़ें एक दूसरे की तरफ आती हैं, उनकी स्पीड ऐड होती है। रिलेटिव स्पीड में पढ़ा होगा आपने कि अगर सेम डायरेक्शन में जाओ तो स्पीड्स सब्ट्रैक्ट होती हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में आओ तो स्पीड्स ऐड अप होती हैं। तो इनकी इफेक्टिव स्पीड कितनी हो जाएगी? जो X से निकली है उसकी 40 है, और जो Y से निकली है उसकी 30 है। तो इफेक्टिवली इनकी स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं। ये वाली यहाँ जा रही है और ये वाली यहाँ आ रही है, तो इसी को तो अपोजिट डायरेक्शन बोलते हैं, एक दूसरे की तरफ आना। तो इनकी स्पीड ऐड करनी होती है और 70 किलोमीटर पर आवर बन जाएगी। और डिस्टेंस कितना है? 210 किलोमीटर। तो टाइम निकाल लेंगे। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इज़ 210
एंड स्पीड इज़ 70, 0 से 0 कट जाएगा, 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा, टाइम आ जाएगा 3 घंटे। 3 घंटे बाद ये ट्रेन्स मिल जाएंगी। टाइम हुआ कितना था यहाँ पे 8:30, 8:30 से 3 घंटे आगे चलो, 9:30, 10:30, 11:30, 11:30 बजे ही मीट करेंगी। 11:30 इस क्वेश्चन का आंसर है। बस कुछ भी नहीं है इसमें, बस स्टार्ट में ध्यान रखना है कि दोनों का चलने का टाइम सेम कर दो। वो तभी पॉसिबल था कि मैं उसको 1.5 घंटा चला देता, मैंने वही किया कि 7 बजे के बजाय उसको भी 8:30 बजे चलाना था, तो 1.5 घंटा ट्रैवल करवाया। जब टाइम सेम हो जाए तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना था कि पहले तो डिस्टेंस 270 था, बट क्योंकि इसने 60 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया था तो अब कितना रह गया था, 210। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्टर वाली टाइप पे। अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक टू फिनिश अ सर्टेन वर्क इन 124 डेज। 124 दिन में उसको कोई काम ख़त्म करके देना है, और इसलिए उसने कितने मैन एम्प्लॉय किए, 120। 64 डेज़ के बाद उसने इंस्पेक्शन की तो पता चला कि 2/3 काम तो हो चुका है। तो बताओ वो कितने मैन को अब घर भेज सकता है या हटा सकता है ताकि काम समय पे ख़त्म हो सके। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, M1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2। 124 का डायरेक्टली यूज़ नहीं करना होता। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है कि स्टार्टिंग में कितने मैन एम्प्लॉय किए हैं, 120, तो 120 लिखो। और फिर D1 यहाँ पे क्या आता है कि कितने दिन के बाद कॉन्ट्रैक्टर जो है साइट पे देखने गया था, तो वो 64 डेज़ के बाद गया था, तो यहाँ 64 आता है। और उसने क्या ऑब्जर्व किया कि कितना काम हो गया था, 2/3, तो W1 की जगह 2/3 आता है। M2 में क्या बोल रहा है कि कुछ मैन को निकाल लो। डिस्चार्ज्ड का मतलब वो नहीं चाहता कि वो काम करें, और तो पहले 120 थे ना, अब 120 में से कुछ को हटा देगा। पता नहीं कितने जाएंगे, वही तो पूछा है, हाउ मैनी मैन, तो मैंने निकालने से इसलिए माइनस किया। अब मैं चाहता हूँ कि काम जो है समय पे ख़त्म हो जाए, तो मेरे पास कितने दिन पेंडिंग है, 64 तो बीत चुके हैं, टोटल 124 अलॉट हुए थे, तो 124 में से 64 माइनस करोगे यू विल गेट 60, तो यहाँ 60 लिखोगे आप। और काम कितना बचा है, अगर 3 में से 2 हो चुका है तो 3 में से 1 बचा है, तो यहाँ 1/3 आएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। ये 64 क्यों लिखा, क्योंकि फ़र्स्ट इंस्पेक्शन 64 डेज़ के बाद हुई थी, और यहाँ पे वो टाइम लिखना होता है कितना बचा है आपके पास। टोटल 124 दिन थे, अगर 64 दिन बीत चुके हैं तो पीछे आपके पास 60 दिन हो रहा है काम ख़त्म करने के लिए। तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 64 कट जाएगा, 60 से 120 कट जाएगा, 61 ज़ा 62 ज़ा, तो 32 2 ज़ा कितना होता है, 64। 64 इज़ इक्वल टू 120 माइनस एक्स। एक्स को इस साइड भेज दो, 64 को इस साइड भेज दो, तो x बराबर 120 माइनस 64। 10 में से 4 गए 6, 11 में से 6 गए 5, 56 मैन कैन बी रिमूव्ड। यही करना होता है इस क्वेश्चन में, और तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी नहीं होते हैं, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड होता है सब कुछ। बस ये ध्यान रखना होता है कि डेज़ क्या लिखने हैं। कई बार एक्स्ट्रा मैन एम्प्लॉय करने पड़ते हैं, तो बस माइनस की जगह प्लस कर देना होता है। माइनस कब, जब आदमी निकालने हो, प्लस कब, जब आदमी और लगाने हो। अदरवाइज़ कॉन्ट्रैक्टर वाले क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं। प्रॉफिट लॉस का इजी सा क्वेश्चन है। द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइजेस ऑफ एन आर्टिकल। सेलिंग प्राइजेस का डिफरेंस दिया है कब कब, जब आर्टिकल को 20% पे बेचा जाए और जब आर्टिकल को 18% लॉस पे बेचा जाए। दो केसेस हैं, एक बार आप आर्टिकल को 20% पे बेच रहे हो प्रॉफिट पे, और दूसरी बार आप आर्टिकल को लॉस पे बेच रहे हो 18%। तो दोनों में फ़र्क कितने का, 570 का। 20% प्रॉफिट का क्या मतलब है कि आपको 120% कीमत मिल रही होगी, और 18% लॉस का क्या मतलब है कि आपको 82% कीमत मिल रही होगी। ये तो अंडरस्टूड सी बात है, प्रॉफिट हो तो 100 में उतना ऐड करते हैं, लॉस हो तो 100 से उतना सब्ट्रैक्ट करते हैं। एक केस में आपको 120% मिल रहा है, दूसरे केस में आपको 82% मिल रहा है, और दोनों का क्या दिया है, डिफरेंस। तो दोनों का डिफरेंस कितना दिया है, 570। 120 में से 82 गए, 20 और 18, 38%।
38% की वैल्यू 570 आ जाएगी। 2 के टेबल से काट सकते हो या 19 के टेबल से काट सकते हो। अगर आपको 19 का टेबल आता है तो मज़े से कट जाएगा। 19 2 ज़ा 19 30 ज़ा, क्योंकि 19 3 ज़ा 57 होता है, आगे 0। 2% की वैल्यू आ गई 30। अब क्या पूछ रहा है, इफ़ द आर्टिकल इज सोल्ड एट 12% लॉस तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। 12% लॉस। 12% लॉस का मतलब आपको 88% की वैल्यू नहीं पूछ रहा वो। जब 12% लॉस होगा तो आपको 100% वैल्यू तो नहीं मिलेगी, आपको 88% मिलेगी। 2% की वैल्यू आपके पास है। 88% तक कैसे पहुंचोगे, 44 से मल्टीप्लाई करके, तभी तो 88 अचीव होगा। तो यहाँ भी 44 से मल्टीप्लाई कर दो, बस 44 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 44 3 से 132, 132 के आगे एक ज़ीरो लगा दो। 1320 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर है। ईजीएस्ट अप्रोच यही रहती है इन क्वेश्चंस में कि अगर सेलिंग प्राइसेस का डिफरेंस दिया हो, चाहे एक लॉस हो एक प्रॉफिट हो या दोनों प्रॉफिट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 120 में से 82 गए तो 38% की वैल्यू आ गई 570। काटा 19 के टेबल से तो 2% की वैल्यू आ गई 30। ये परसेंट में है। फिर मैंने देखा मेरे से पूछा क्या था, मेरे से पूछा था सेलिंग प्राइस ही कब, जब 12% का लॉस होगा। 12% का लॉस होगा मतलब 88% की वैल्यू पूछ रहा है, 2% की वैल्यू है। 88 की कैसे निकालेंगे, 44 से मल्टीप्लाई करके। तो 88% की वैल्यू आ जाएगी आपकी 44 3 से 132 और आगे 0, 1320 रुपये। अगर सीपी पूछा होता है इस क्वेश्चन में तो 100% की वैल्यू निकालते हैं हम, बिकॉज सीपी क्या होता है, 100% ही तो होता है। तो मैं सीपी भी बता सकता था, यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर देता, 50 से, और यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई कर देता, 50 से। तो सीपी कितना आ जाता, 5 3 से 15, 1500 रुपये। तो मैं कॉस्ट प्राइस भी बता सकता था, पूछा ही नहीं था, मैंने नहीं निकाला। तो 10 के 10 क्वेश्चन हो चुके हैं और मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूँ। लेट मी नो कि आप 10 में से कितने कर पाए, और जो होमवर्क वाले 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ मतलब टोटल 12 में से बताइएगा कि आपसे कितने हो पाए। अगर आप कर पा रहे हो अच्छा तो बहुत बढ़िया, मेरा प्रैक्टिस करवाने का फ़ायदा भी है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर हम नंबर सिस्टम कंटिन्यू करते हैं। आप बता दिया करो कि मतलब क्वेश्चंस का लेवल ठीक लग रहा है कि नहीं, और ज़्यादा चाहते हो तो और ज़्यादा बढ़ा देंगे लेवल, थोड़ा कम करना है तो कम कर देंगे। मतलब ऐसा है कि मैथ में मैं 1% भी चीज़ नहीं छोड़ने वाला हूँ। हर एक टाइप का क्वेश्चन आपकी नज़रों में ला रहा हूँ, चाहे मैंने वो चैप्टर पढ़ाते टाइम नहीं लाया होगा, बट प्रैक्टिस सेट में मैं क्वेश्चन ज़रूर करवाऊँगा जो मैंने वहाँ पे छोड़े होंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद अ न्यू प्रैक्टिस सेट। टिल देन इट्स गुड बाय।